कल हम लोग बात कर रहे थे लास्ट में स्वतः विखंडन के बारे में। स्वतः विखंडन नहीं चल रहा था ना लास्ट, और हमने स्वतः विखंडन के लिए एक शर्त निकाली थी। हमने कहा था कि जेड स्क्वायर अपॉन ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। जेड स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 15 से ज्यादा होगा तो स्वतः विखंडन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये था कि जब यूरेनियम 238 के बारे में बात करते हैं, इस यूरेनियम 238 के स्वतः विखंडन की जो अर्ध आयु होती है, मीन्स आधा विखंडित हो खुद से ही। स्वतः विखंडन का मतलब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, बाहर से कोई टक्कर नहीं कराएंगे, अपने आप ही क्या होता रहेगा, छोटे परमाणुओं में टूटता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो स्वतः विखंडन है, उस स्वतः विखंडन की अर्ध आयु मीन्स इसका आधा पार्ट विखंडित हो, जितनी मात्रा आपने ले रखी है उस मात्रा की आधी मात्रा विखंडित हो पाए, उस स्थिति की अर्धायु लगभग 10 टू दी पावर 16 ईयर है, 10 की घात 16 वर्ष। ये बहुत ज्यादा टाइम है। इसका मतलब, जबकि इसके लिए जो वैल्यू अपन निकाल के लाते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन ए का जो वैल्यू आता है वो लगभग 35.6 के लगभग आता है। वायन में यूरेनियम 238 के लिए जो वैल्यू आता है वो लगभग 35.6 के करीब। इसका मतलब ये वैल्यू इसको तो फुलफिल कर रही है, स्वतः विखंडन की शर्त को तो, लेकिन उसकी स्वतः विखंडन की अर्धायु ही 10 की घात 16 वर्ष है। इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो शर्त है स्वतः विखंडन की, ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है एक विभव रोधिका बन जाती है। और आओ जरा उसके बारे में बात करते हैं। स्वतः विखंडन को अवरोधित करने वाली विभव रोधिका, कि हमारे पास जो स्वतः विखंडन है उस स्वतः विखंडन को क्या करती है, अवरोधित करती है। अपन ने माना है कि हमारे पास जेड एक्स ए कोई नाभिक है और उससे दो सममित उत्पाद बनते हैं। तो अगर मैं उनको ऐसे लिख लूं कि ये जो उत्पाद बने हैं अपने पास वो 2 Z/2 X-A/2 है। ऐसे ही तो बने दो सममित उत्पाद में, जिनके लिए क्या है, Z/2 परमाणु क्रमांक है और A/2 क्या है, एटॉमिक वेट है। और अपन मान लेते हैं कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये अनंत से एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, गति करते हुए आते हैं। ये दोनों जो उत्पाद हैं वो अनंत से एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग ये भी है, दोनों के एक दूसरे की तरफ गति का जो मीनिंग है, देखो एक अगर इस दिशा में गति कर रहा है तो दूसरा इस दिशा में गति कर रहा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अगर इस नाभिक को स्थिर माना जाए, ये जो रखा हुआ नाभिक है ये कैसा है, स्थिर है, तो इस स्थिर नाभिक के लिए ये जो दोनों उत्पाद नाभिक बने हैं, अगर रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम लगाओगे तो इधर का संवेग तो 0, इधर के संवेग एक का P1 मान लो, दूसरे का P2 मान लो, भाई दो ही तो बनते हैं, ऐसे बनते हैं। देखो कल हम जैसे बात कर रहे थे, x1 z1 a1 प्लस x2 z2 a2। बस हमने ये कह दिया था कि z1 और z2 बराबर हैं, ये z/2 के बराबर हैं, और a1 इक्वल टू है a2 के और ये a/2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक जैसे बन गए। अगर ये स्थिर है तो इसका मतलब इसका संवेग P1 हो गया, इसका संवेग P2 हो गया, तो P1 इक्वल टू माइनस के P2। इसका मतलब यह है कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, और अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि दोनों अनंत से एक दूसरे की तरफ गतिशील हैं। अगर मान लो ये नाभिक है, ठीक है, दो स्थिति है, अपन क्या मान लेते हैं, अपन ऐसे मान लेते हैं कि इस नाभिक की रेडियस r है, इस नाभिक की रेडियस भी क्या है, r है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r, ये डिस्टेंस r है। इसका मतलब ये r इक्वल टू 2r पर एक दूसरे को क्या करते हैं, जस्ट टच करते हैं। इसका मीनिंग क्या ले रहे हैं अपन, इसका मीनिंग ये मान रहे हैं कि ये
R इक्वल टू 2R पर जस्ट टच की कंडीशन में है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसकी जो विभव रोध है, एक्चुअली होगा क्या, ये दोनों मिलके एक नया न्यूक्लियाई बनाएंगे। उस नए न्यूक्लियाई को अपन क्या कहेंगे, ये संयुक्त नाभिक है। ये कैसा नाभिक है, संयुक्त नाभिक, कंपाउंड न्यूक्लियस है, एक संयुक्त नाभिक का निर्माण होगा, ठीक है। और इस स्थिति में अगर अपन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या विभव के बारे में बात करें, Vc, इस स्थिति में विभव, देखो विभव निकालते हो तो कैसे निकालते हो, V इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, ऐसे ही तो लिखते हो। R का मतलब दोनों के बीच की दूरी, और वो दूरी का मतलब, अपन अगर नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं तो नाभिक का मतलब ये है कि वो, ये तो पूरा परमाणु है, ठीक है, ये नाभिक है जहां आवेश रखे हुए हैं, इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी है, 2R है। चलो आओ जरा देखो, Vc इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, ये तो लिखा जाएगा। के Q1 का मतलब ZE/2, Q2 का मतलब भी ZE/2 अपॉन R, R का मतलब 2R। अच्छा, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के Z² अपॉन 2 और 2 4 इंटू 2 8R। बताओ काम चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा अब देखो, अपने पास R जो होती है, R का भी एक वैल्यू होता है, R नाभिक, ये क्या कहते हैं, नाभिक की त्रिज्या है अगर R, तो न्यूक्लियन जो इसके अंदर रखे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनकी रेडियस क्या होगी अपन जानते भी हैं, क्योंकि R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, ये आता था फंक्शन R इक्वल टू R0, लेकिन ये नाभिक के लिए A क्या है, A/2 है भाई, इन सब के लिए A1 A2 के वैल्यू क्या है, A/2। तो नॉर्मली जो R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 आता था, हमने उसकी जगह क्या लिख दिया है, बस A/2 की पावर 1/3 लिख दिया है। चलो, और R0 का वैल्यू क्या होता है, 1.45 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर, फर्मी की रेंज में होता है। ये न्यूक्लियन की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए Vc इज इक्वल टू के Z² इंटू E² के लिए लिखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 8, R की जगह वैल्यू रखोगे तो R0 A/2 की पावर 1/3। R0 का वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। जब ये पूरा वैल्यू रखोगे तो Vc का वैल्यू आ जाएगा 0.156 Z² A अपॉन A की पावर 1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Vc का वैल्यू है, देखो जरा एक बार की, हाँ भाई बताओ। बड़ा तो करो, चलो इसका मतलब ये हुआ कि ये विभव रोध का बन जाती है। इसका मीनिंग क्या है, ये विभव रोध का है। इसका मतलब स्वतः विखंडन के लिए जो एनर्जी अपन ढूंढना चाह रहे हैं, वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उस एनर्जी का मान इस विभव रोधका के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलो आओ जरा, आओ।
क्या हुआ? दोबारा बताना। अरे भाई देखो अपन ने क्या किया है, सिंपल सी बात की है अपन ने। ये अभी जुड़ा ये बच्चा, ये क्या करते हो, हटाओ ना, वही लाओ ना सामने। हाँ हाँ सुनो भाई, अपन क्या करें, हमारे पास कोई पार्टिकल है Z1 ZX एक नाभिक है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, X1 और X2 पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, अपन मान रहे हैं कि वो इस तरह की स्थिति है, ये त्रिज्या R है, इस वाले नाभिक की त्रिज्या भी क्या है, R है। जब ये दोनों जस्ट टच आते हैं तो इन सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ये R का वैल्यू है। अपन जब विभव के बारे में बात करते हैं तो विभव का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये तो कई बार पढ़ा है आप लोगों ने, K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 का मतलब ZE/2, इस नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा, ZE/2, क्योंकि Z/2 है। इधर वाले का आवेश भी कितना हो जाएगा, ZE/2। बस अपन ने वो वैल्यू लिख दी है, R की जगह 2R रख दिया। 2 2 4 होता है, इसको नीचे ले आए तो 8R हो गया, K Z² अपॉन 8R। फिर अपन ने क्या किया है, R इक्वल टू R0 A/2 की पावर 1/3, क्योंकि इन सब के लिए, इसके लिए भी A/2 है द्रव्यमान, और इस या परमाणु भार, और इसके लिए भी A/2 है। R0 न्यूक्लियन की त्रिज्या होती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की त्रिज्या, उसका वैल्यू है 1.45 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं वैल्यू अपन। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 आर नॉट, और इन सबके जब वैल्यू रखोगे तो आपके पास विभव रोधिका का जो वैल्यू आएगा, वीसी का मान आएगा, वो 0.156 जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3, क्योंकि आपके पास एक तो इस टर्म का वैल्यू नहीं है और एक इस टर्म का ए की पावर 1/3 का वैल्यू नहीं है। 2 तो खुद में कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के स्क्वायर, इसका वैल्यू है, आर नॉट का वैल्यू आपको दे ही रखा है। तो ये जो वैल्यू आती है वीसी का वैल्यू 0.156 जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह विभव रोधका का मान हो गया। अब अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि अगर मान लो स्वतः विखंडन चाहिए, तो स्वतः विखंडन की स्थिति में ये जो विभव रोधका का मान है, इससे अधिक मान होना चाहिए किसका, क्यू का, जो कल अपन ने जो डिसाइड किया था क्यू के बारे में, उसका मान इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलो आओ जरा, देखो जरा आगे की बात। अतः स्वतः विखंडन के लिए Q ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, VC से, या Q माइनस VC इज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से। Q का वैल्यू क्या लिखा था कल अपन ने, एक टर्म लिखी थी, देखो Q का वैल्यू था कल हमारे पास a की पावर 2/3 माइनस के 0.26 AS प्लस 0.37 AC जेड स्क्वायर अपॉन है। अपन क्या करते हैं, अपन ये वाला वैल्यू भी इसके साथ, ये Q का वैल्यू था कल, इसलिए a की पावर 2/3 माइनस के 0.26 AS प्लस 0.37 AC जेड स्क्वायर अपॉन ए माइनस के 0.156 जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, अच्छा देखो, अगर जरा इससे ए की पावर 2/3 अगर पूरे से कॉमन ले आओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर 2/3 माइनस के 0.26 AS प्लस 0.37 AC जेड स्क्वायर अपॉन ए माइनस 0.156 जेड स्क्वायर अपॉन ए।
क्यों? देखो a की पावर 2/3 को यहाँ लेके जाओ तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर 1/3 तो बचेगा। अगर a की पावर 2/3 का 1/a से इंटू करो तो नीचे क्या बचेगा, a की पावर 1/3 वापस से आ जाएगा। चलो अपन क्या करते हैं, as का वैल्यू होता है अपने पास 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AC का वैल्यू होता है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी टर्म मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, कल अपन डिस्कस किए थे इसके बारे में, इसका मीनिंग इसलिए ये ग्रेटर देन 0, इसको तो अपन 0 की तरफ मूव करा सकते हैं, तो अपने पास ये पूरा पार्ट बचेगा जिसमें ये डिजिट कैसी है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा a की पावर 2/3 माइनस 3.38 प्लस 0.64 जेड स्क्वायर अपॉन a इज ग्रेटर देन 0। और इस पूरे पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो जेड स्क्वायर अपॉन a इज ग्रेटर देन 3.38 अपॉन 0.64 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 53 के इक्वल आते हैं। इसका मतलब जेड स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए किससे, 53 से, तब जाके क्या होगा, स्वतः विखंडन होगा। नहीं समझे बात? देखो जरा एक बार की पूरा प्रोसेस। और ये कहता है कि ये जो विभव स्वतः विखंडन के लिए ये जो शर्त है ये कब होती है, कूलाम विभव रोधिका की स्थिति में। ये जो शर्त है ये कब है, कूलाम विभव रोधिका की स्थिति में। देखो जरा एक बार भी, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ भाई विवेक बता, बात समझ आई या नहीं आई? आ गया? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास दो कंडीशन है, तो कंडीशन क्या क्या है, एक कंडीशन है तो हमने सबसे पहले पढ़ी स्वतः विखंडन के लिए, वो वैल्यू कितनी है, वो कहता है जेड स्क्वायर अपॉन a इज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 15 से, 15 से ज्यादा हो तब काम चलेगा। दूसरी कूलाम विभव रोध का, कूलाम विभव रोध का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसको कूलाम के नियम से विभव का मान निकाला है हमने। कूलाम विभव रोध का की स्थिति में ये वैल्यू कितना है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए किसके, 53 के। लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो वैल्यू होता है प्रायोगिक रूप से
ये जो सतह विखंडन है ये जेड स्क्वायर अपॉन ए इज ग्रेटर देन 44 पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास जो अपन, ये तो सतह विखंडन जब कूलाम विभव रोध का अनुपस्थित हो, जब अपन कूलाम विभव रोधिका के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो हैं, ये तब की कंडीशन है। ये कब, जब अपन कूलाम विभव रोधिका के बारे में बात करें तब की स्थिति में। और ये कब, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। वो कहता है कि अगर जेड स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 44 से अगर ज्यादा होगा तो स्वतः विखंडन संभव है। ठीक है सर जी, चलो अब अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नाभिकीय विखंडन के लिए द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पहले भी अपन ने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो अभी अपन अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग एक बार रिजॉइन करना, फिर अपन आगे बात करेंगे।